हमारे आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में पधारे बहुत ही सम्मानित पत्रकार मित्रों, साथियों, आपके आने के लिए स्वागत और आभार भी कि आपने महत्वपूर्ण समय इस प्रेस वार्ता के लिए निकाला है। आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इस प्रेस ब्रीफिंग में हमारे बहुत ही सम्मानित कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के प्रभारी और सांसद और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सीनियर स्पोक्स पर्सन माननीय शक्ति सिंह गोयल साहब आज मुख्य रूप से प्रेस वार्ता में पधारे हैं। साथ ही साथ हमारे बहुत सम्मानित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय चौधरी अनिल कुमार जी भी आज की इस प्रेस वार्ता को ज्वाइंटली संबोधित करेंगे। आप साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि मैं अनिल जी से अनुरोध करूं आज की प्रेस वार्ता को शुरुआत करने के लिए, आपसे मुखातिब होने के लिए, मैं हमारी एक बहुत खेल की दुनिया की एक बड़ी हस्ती बहन रजिया बानो जी, जो महिला पहलवान हैं, जो ताइक्वांडो की भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की और राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं, जिन्होंने ताइक्वांडो में भी कई अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को सिल्वर और गोल्ड मेडल दिला चुकी हैं। आज कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और नीतियों से प्रभावित होकर हमारे सर्वोच्च नेतृत्व के प्रति आस्था रखते हुए कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही है। मैं सबसे पहले आदरणीय, और ये पहली मुस्लिम महिला पहलवान है देश की, और मैं समझता हूँ कि आज माननीय श्री शक्ति सिंह गोयल साहब की उपस्थिति में हमारे अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी पट्टा पहनाकर और उनको सदस्यता दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। वेलकम वेलकम। आपका स्वागत है। वेलकम वेलकम कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्योंकि खिलाड़ियों का तो जहन और दिल बड़ा साफ होता है, अच्छी नीतियों में हमेशा विश्वास करते हैं। अब मैं हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी से निवेदन करूंगा कि इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। नमस्कार साथियों, धन्यवाद अनिल जी। हमारे साथ उपस्थित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सांसद और दिल्ली के प्रभारी आदरणीय शक्ति सिंह गोयल जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। साथियों, दो विषय हैं। एक कांग्रेस परिवार से जुड़ने का, जिसमें रजिया बानो जी को आज कांग्रेस परिवार में हमने सम्मिलित किया, और मैं इस छोटी बहन का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और रजिया जी के बारे में कहना चाहता हूँ, ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर है जो मुस्लिम समुदाय से आती है, और जहाँ आज हम महिलाओं को सशक्तिकरण की हम जब बात करते हैं तो ये मॉडल है इस रूप का कि ऐसे समुदाय से आकर के आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ना केवल ताइक्वांडो बल्कि रेसलिंग के मैदान में भी हाथ आजमाती है, और उन बच्चों के लिए, उन महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, जो कहीं ना कहीं आज मजबूरनवश या परिवार के उसमें दबाव में घर में बैठ जाती है। तो कांग्रेस के इस परिवार में जुड़ने के लिए मैं रजिया जी का आभार और उनका स्वागत। मुझे उम्मीद है कि आपसे प्रभावित होकर के और बच्चियों को प्रेरणा मिलेगी, ना केवल राजनीति में बल्कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। साथ ही दूसरा बड़ा एक गंभीर विषय है, जिसको लेकर के बड़े विस्तार से आदरणीय शक्ति सिंह गोयल जी आपको संबोधित करेंगे, और वो विषय है हमारे आदरणीय नेता राहुल जी, जो लगातार कोविड के समय में केंद्र सरकार को जो आगाह करते रहे, सचेत करते रहे, सुझाव देते रहे, पर अफसोस इस बात का है कि तानाशाही सरकारें लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मनमानी करते हुए न केवल देश को बल्कि शहर को भी कोविड की आग में झोंकने का काम करते रहे, और उसका नुकसान आज सबके सामने है। कोविड के समय से लगातार कई वेव के दौरान जो मौतें, जो
कोविड से प्रभावित परिवार हैं, उनकी कहानियां, उनके दुख, उनके दर्द, जिस तरह से राहुल जी ने अपने एक वीडियो मैसेज के द्वारा और कुछ परिवारों की दर्द को देशवासियों के साथ साझा किया है, एक बार फिर ये बहस का विषय शुरू हो गया है। क्या वाकई जो सरकार दावे करती है देश में या दिल्ली में कोविड से होने वाली मौतों पर, ये केवल प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है सरकारों से कि आखिर उनको न्याय कब मिलेगा और आखिर क्यों सरकारें जो है इन आंकड़ों को छुपाती रही। साथियों, दिल्ली में भी, इससे पहले मैं दिल्ली के उन आंकड़ों को आपके सामने प्रस्तुत करूं, यह बात रखूं, एक और चिंता का विषय है। कोविड के समय से, जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी, राहुल जी, सोनिया जी और तमाम शीर्ष नेतृत्व इन सरकारों को आगाह और सचेत करते रहे, सुझाव देते रहे। वैसे फिर एक बार चिंता का विषय है कि ओमिक्रॉन जो नाम का जो वेरिएंट एक बार फिर अफ्रीका और हांगकांग जैसे शहर में डिटेक्ट हुए, ये एक चिंता है। हालांकि हमने कहीं कहीं बयान पढ़े हैं, लेकिन बयानों से मुझे लगता है कि इस वेरिएंट का सामना नहीं किया जा सकता है और इस वेरिएंट के द्वारा जो खबरें आ रही हैं, जो कितना घातक खतरनाक हो सकता है, उसमें बताया जा रहा है कि ये लगभग जो पहला वेरिएंट अब तक हम जो कहें, हालांकि वेरिएंट 32 बार अपना रूप बदल चुका है ये कोविड, लेकिन जो इस तरह का जो वेरिएंट आ रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट को यदि हम आधार माने, 100 दिनों में जो वेरिएंट जितना फैलता था उतना ये 15 दिनों में फैलने का काम कर रहा है। ये इतना घातक खतरनाक वेरिएंट है, यदि देश में आता है तो मुझे लगता है कि इसका सामना करना आसान नहीं होगा। इसलिए सरकारों को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, ठोस कदम उठाने चाहिए। और हम ये कहना चाहते हैं, क्योंकि अधिकतर ये साउथ अफ्रीका, हांगकांग या जो वहाँ से ट्रेवल करके दूसरे देशों के रास्ते यदि हमारे देश या शहर में आ रहे हैं, तो मुझे लगता है इन दोनों सरकारों को इस पर संज्ञान लेते हुए तुरंत कदम उठाए जाने चाहिए। क्वारंटीन की व्यवस्था बढ़ानी चाहिए। एयरपोर्ट के आसपास सरकार को पहले से ही, हालांकि अभी तक सरकार ने कोई आदेश दिया नहीं है, लेकिन जो यहाँ से कनेक्टेड फ्लाइटें देश में आ रही हैं, तो इन फ्लाइटों पे तो तुरंत सख्ती के साथ इनकी जांच होनी चाहिए। कोई व्यक्ति यदि प्रभावित पाया जाता है, संक्रमित पाया जाता है, तो उनको क्वारंटीन और इलाज तक वहाँ रखा जाना चाहिए। इस पर सरकार को तुरंत, बल्कि जीनोम जो सीक्वेंसिंग जो होनी चाहिए, इसको बड़े स्तर पर करने की आवश्यकता है, जो वेरिएंट का पता करती है लैब्स के द्वारा। तो सरकार को उस पर भी संज्ञान लेते हुए ये टेस्टिंग या इनकी वेरिएंट को जो बदलने वाला जो स्वरूप है, उसको पकड़ने के लिए सरकार को सचेत रहना चाहिए, जिससे कि देश के अंदर पे भी ये निगाह रह सके और समय रहते इससे बचाव हो सके। ये हम कहना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि पहली बार की तरह इस बार भी सरकारें लापरवाही करती रहें और दिल्ली के मुख्यमंत्री भगवान भरोसे छोड़ करके ना बैठ जाएं, लोग फिर वही ऑक्सीजन की कमी और मेडिसिन की कमी से तड़पते नजर आए। ये भी एक कटु सत्य है साथियों। दिल्ली देश की तो राजधानी है ही है, लेकिन जब मैं शहर और विश्व की राजधानियों की बात करूं, तो मुझे ये लगता है, केवल मुझे नहीं, तमाम रिपोर्ट्स उसमें कहा गया है कि दिल्ली देश की वो राजधानी और विश्व की राजधानी है जिसमें सबसे ज्यादा मौतें हुई। लेकिन अफसोस ये है, इस शहर में संक्रमण सबसे ज्यादा रहा, मौतें सबसे ज्यादा रहीं। जहां सरकार, अरविंद केजरीवाल इन मौतों पर राजनीति करते रहे, आंकड़ों को छुपाते रहे, वहां पे तमाम मीडिया के साथियों की और आपकी ग्राउंड रिपोर्टिंग, मैं कई पत्रकार भाइयों को इस चीज के लिए धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ना जाकर केवल शमशान घाट, कब्रिस्तान या अन्य वो स्थान जहां पे क्रिमेशन की व्यवस्था थी, वहां की ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई, आंकड़ों को सार्वजनिक किया। एमसीडी के रजिस्टर से लेकर के तमाम आरटीआई से वो तमाम बातें निकल करके आई जिसमें ये दावा किया गया। और ये तमाम वो दावे हैं जो प्रिंट मीडिया, चाहे द हिंदू न्यूज़पेपर की रिपोर्ट हम 28 अक्टूबर की हम बात करें या एनुअल रिपोर्ट की हम बात करें, एक तरफ तो सरकार इन मौतों को 25,000 के आसपास दिखाती रही और दूसरी जो सच्चाई थी वो लगभग 50,000 से ज़्यादा मौतें इस दिल्ली शहर में। मौत के अलावा कितने ही ऐसे परिवार हैं जो आज बेड पे, जिनका कई कई महीनों और साल का ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी उठ नहीं पाए, कोई ऑक्सीजन की कमी से संघर्ष कर रहे हैं, कोई किडनी प्रभावित हो गया है, या दूसरे जो पहले मरीज थे इस कोविड की वजह से उनकी दिक्कतें और परेशानियां और बढ़ गई। लोग ऑक्सीजन की कमी, मेडिसिन की कमी, इंजेक्शन की कमी से लगातार संघर्ष करते रहे। अफसोस ये कि सरकार उनकी ना सुन करके अपनी आंकड़ों के साथ अपनी इमेज सुधारने में, प्रचार प्रसार में व्यस्त रही।
इस सरकार का जो मानवीय पहलू रहा साथियों, वो सबसे बड़ा ये रहा जहां मुख्यमंत्री को आगे आकर के लोगों की मदद करनी चाहिए थी, जायजा लेना चाहिए था अस्पतालों का। जिन अस्पतालों की सच्चाई हमने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, चाहे इंदिरा गांधी जी के नाम से बनने वाला अस्पताल द्वारका का हो, दक्षिणपुरी का हो या बुराड़ी का, मुख्यमंत्री जी सोते रहे, उनके मंत्री सोते रहे और कांग्रेस का कार्यकर्ता उनको सचेत करते रहे, उनको सामने लाते रहे। आज उन्हीं अस्पतालों का रिबन काटने का काम अरविंद केजरीवाल साहब कर रहे हैं। लेकिन समय रहते दिन अस्पतालों को चालू कर लिया होता तो शायद लोगों की जान बचाई जा सकती थी और मदद ली जा सकती थी। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमने विपक्ष, कांग्रेस का कार्यकर्ता और आम जनमानस की जो आवाज थी, जो बार बार उनसे सवाल पूछे जा रहे थे, पत्रकार भाइयों के भी सवाल थे उसमें, मीडिया के साथियों के भी थे, सोशल लोगों के भी सवाल थे कि होने वाली मौतों के लिए सरकार किस तरह से उनकी मदद करेगी या जो प्रभावित लोग हैं उनकी क्या मदद करेंगे। डीडीएमए की गाइडलाइंस का हवाला देते हम कांग्रेस पार्टी दिल्ली की यूनिट लगातार ये अरविंद से और सरकार से मांग करते रहे कि इनको आप मुआवजा दें। अफसोस ये है कि सरकार उनको मुआवजा देने की बजाय उनके जख्मों पे मरहम लगाती रही। उनका जो हक था वो हक देने की बजाय 50,000 रुपए की घोषणा करते हैं। बल्कि दिल्ली सरकार ने कोविड सहायता योजना जो पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने के रूप में अनाउंस की थी, जिस पे बड़े बड़े इश्तिहार और प्रचार किए गए थे, अफसोस ये है कि पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। याद होगा एक योजना थी कि परिवार के जो माता पिता दोनों चल बसे हैं उनके बच्चों को हम आर्थिक मदद देंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई का हम साथ देंगे। मैं एक आंकड़े के साथ शेयर करना चाहता हूं। सरकार कहती है कि हमने लगभग 12,500 बच्चों को, परिवारों को इस तरह का आइडेंटिफाई किया है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लगभग 1250 तो वो बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है और जिन्होंने राहत के लिए आवेदन किया है, इन बच्चों को, इन परिवारों को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। ये क्या दर्शाता है? और आप पेपरों के फेर में पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार डांट लगाई, सरकार को निर्देश दिए कि आप कहीं पे भी कोविड या नॉन कोविड के आधार पर आप लोगों को आप बांटिए मत। कई इस तरह के केसेस थे जो महीने लोग कोविड में रहे, कोविड से 18-19 दिन का जो प्रोटोकॉल था उसको नॉन कोविड में मान लिया गया, मौतें हो गई और बाद में कहा गया कि नॉन कोविड पेशेंट था। जब इस तरह के केसेस संज्ञान में आए तो निर्देश पूरी तरह से दिए गए थे कि उनको भी कोविड में गिना जाए, लेकिन सरकार है कि इनको रिजेक्शन में डाली हुए। 1943 बच्चे के आवेदन आज भी पेंडिंग है। तो मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि इन बच्चों को आप कब सहायता प्रदान करेंगे? लगभग 1943 जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं आवेदन पेंडिंग है। लगभग 1250 बच्चे आज भी इस उम्मीद में कि हमें मदद मिलेगी, उनके तो रिजेक्ट ही कर दिए गए। ये दर्शाता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री किस तरह से अमानवीय चेहरे के साथ इस सरकार में रहते हुए दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं, लोगों की मदद नहीं कर रहे। इसलिए हमने कहा जो 25,000 का जो आंकड़ा है वो झूठा आंकड़ा सरकार पेश करती रही है। सच ये है कि दिल्ली के अंदर लगभग 50,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री उनको राहत देने की बजाय अपने आंकड़ों को छुपाने में लगे हुए। तमाम एमसीडी के रिकॉर्ड्स, तमाम दावे साबित करते हैं कि दिल्ली ने बहुत बुरी तरह से इस कोविड को झेला है, तमाम परेशानियां, दिक्कतें रही हैं। इसलिए आदरणीय राहुल जी की जो मांग है वो मांग आज हमने मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की है, उनको चिट्ठी भी लिखी है और जिसमें हमने मांग रखी है कि तमाम दिल्ली में मरने वाले जो लोग हैं उनको तुरंत राहत दी जाए, ना कि 50,000 रुपये दे करके उनके जख्मों पे नमक छिड़कने का काम सरकारें करें। क्योंकि एक एक परिवार में यदि एक एक इंजेक्शन भी लगा तो उसकी एक इंजेक्शन की कीमत ही काला बाजारी में 40 से 50,000 रुपये रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन पे लोगों ने खर्च किया है। अभी भी लोग बेड्स पे हैं। 50,000 रुपये से कोई ये मदद हम नहीं कह सकते कि उनकी कोई मदद हो पा रही है। तो मैं इसी में आगे बात रखते हुए आदरणीय श्री शक्ति सिंह गोहिल जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आएं और इस पर और विस्तार से कांग्रेस पार्टी का जो पक्ष है वो आपके समक्ष रखेंगे और कोविड में जो फेलियर हैं जो सरकारें उनको आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय श्री शक्ति सिंह गोहिल जी। थैंक यू अनिल जी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई अनिल चौधरी जी, हमारे मीडिया कमेटी के चेयरमैन भारद्वाज जी, प्रेस और मीडिया के साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दीपावली के बाद पहली बार आप सबसे मिल रहा हूं, तो दीपावली की आपको बहुत बहुत
लड़ाई प्रियंका गांधी जी ने शुरू की और एक नया स्लोगन दिया, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। उसी से प्रेरित होके रजिया बानो जी, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है रेसलिंग में, उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। मैं उनका कांग्रेस परिवार में स्वागत करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। सरकार को मानवीय तौर पर, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सजग रह के काम करना होता है। बदकिस्मती है कि देश के प्रधानमंत्री हर वक्त चुनावी मोड, अपना चेहरा चमकाना, डायलॉगबाजी करना, दिखावा करना, उसी में रत रहते हैं। राहुल गांधी जी ने 12 फरवरी 2020 को कह दिया था कि कोरोना आएगा, तैयारी करो, बड़ा देश है, मुश्किल होगी। मजाक उड़ाने लगे उस वक्त पे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा बड़ा गैदरिंग मत कीजिए, तो नमस्ते ट्रंप, लाखों लोगों को वहां पे इकट्ठा किया गया। और जब कोरोना फैला तो एक्सपर्ट्स की बात, सीरियसनेस और एक्शन लेने की बजाय प्रधानमंत्री जी कैमरे के सामने आ गए। मित्रों, महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीते थे, कोरोना को हम 21 दिन में परास्त करेंगे और जीत जाएंगे। पता नहीं कहाँ से ये बात लेके आए, लोगों ने मानी और 21 दिन का वो जुमला साबित हुआ। सच का स्वीकार करना चाहिए, रास्ता ढूंढना चाहिए दिक्कत में, और लोगों को मदद करनी चाहिए। यहां पे वो शाहमृग वाली नीति अपनाई गई, सच को छिपाने की कोशिश हुई, लोग मरते रहे, आंकड़ा छुपाया जा रहा था। मैं धन्यवाद करता हूं जागृत प्रेस और मीडिया के साथियों का भी, कि आपने भी जहां जो चीज़ें थी उनको बाहर लाने की बड़ी अच्छी कोशिश की। और गुजरात में हमने बड़े शहर और म्यूनिसिपल एरियाज़ को पसंद करके हमने 40 दिन में, अगले 3 सालों में कितने मृत्यु हुए थे, क्योंकि आप जानते हो जन्म मरण रजिस्टर, बर्थ एंड डेथ का रजिस्टर म्यूनिसिपैलिटीज़ में रहता है, जहां लिखवाना पड़ता है कि ये डेथ हुई है। पुराने 3 साल में उन्हीं दिनों में, मार्च, अप्रैल, उन्हीं दिनों के अंदर, उन्हीं तारीख में कितने मृत्यु होते थे, हमने बाकायदा उसके फोटोग्राफ्स निकले रजिस्टर के, और जब आंकड़ा निकाला तो लाखों लोग कोरोना से ज़्यादा मरे थे। आपको याद होगा, मैंने और पी चिदम्बरम जी ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस एआईसीसी के प्लेटफॉर्म से करके आप सभी को डॉक्यूमेंट्स दिए थे कि सरकार झूठ बोल रही है, लाखों लोग ज़्यादा मरे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हमारे देश में है, एक कानून है, और इस कानून के तहत अगर इस तरह से कोई मृत्यु होता है तो 4 लाख रुपया देने का प्रावधान है। कानून में ही प्रावधान है कि हर 5 साल पे इसको रिव्यू करो, और हर सरकार ने 5 साल के बाद अमाउंट बढ़ाई है। ये मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने 14 मार्च 2020, ये उन्हीं का सर्कुलर है, और इस सर्कुलर के तहत पैसे बढ़ाए तो नहीं, पर जो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर 4 लाख का प्रावधान है, उसको क्लैरिफाई किया कि कोरोना भी
डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आएगा और कोरोना से डेथ हुई है तो उसको 4 लाख रुपया दिया जाएगा डिजास्टर रिलीफ फंड से। ये भारत सरकार का सर्कुलर है। मैं अनिल भारद्वाज जी से विनती करूंगा कि आपको इसकी कॉपीज चाहिए तो आपको इसकी कॉपी हार्ड सॉफ्ट जो मांगोगे मिलेगी। तो ये 4 लाख रुपया कोरोना में डेथ होगी उसको देना। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत प्रावधान है 75-25, 75% भारत सरकार को देना होता है, 25% राज्य सरकारों को देना होता है। ये एक्ट का प्रावधान है। हमारी सरकार राजस्थान में हो, छत्तीसगढ़ में हो या हमारी जहां मिली जुली सरकारें हैं, वहां हमारे कांग्रेस पार्टी के लेजिस्लेटिव ग्रुप के नेताओं ने ऑलरेडी लिख दिया है कि हमारे इससे जो 25% आएगा, आप 4 लाख रुपया कोरोना से मृत्यु वाले को दें। एक्ट के तहत, आपके सर्कुलर के तहत दीजिए और इसमें 25% स्टेट को उठाना है, वो हम उठाएंगे। ये कांग्रेस की गवर्नमेंट का क्लियर स्टैंड है। राहुल गांधी जी ने मांग की है, सही आंकड़ा दो। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के और आपके सर्कुलर के तहत 4 लाख रुपया दो। सही नंबर सामने आना चाहिए। अब सरकार तो लिफाफोफी कर रही है और मैं एज ए ऑपोजिशन पार्टी के स्पोक्स पर्सन या दिल्ली के इंचार्ज के नाते कोई इनके खिलाफ एलिगेशन करूं, ऐसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उनके 2 ऑनरेबल जजेस की बनी बेंच ने कहा कि आप जो गुजरात को लेके कहा कि आपने एक तो पैसे ही कम दे रहे हो, दूसरे आपने ऐसा फॉर्म बनाया है कि कॉमन मैन इसको फिलअप नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक फटकार लगाते हुए कहा कि आप मानवीय अभिगम, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, इंसानियत वाला अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हो। ये सुप्रीम कोर्ट की फटकार है। हम मांग करते हैं कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन बिठाया जाए, कमीशन जिसके पास जिसकी कोरोना से डेथ हुई है वो अप्लाई करे, ताकि एक सही फिगर देश के सामने आए। लाखों लाखों लोग चल बसे हैं। एक इंसान की जीवन की कीमत पैसों से नहीं मापी जा सकती है। ना वो कॉम्पनसेट, कितना भी कॉम्पनसेशन दे दो, वो कॉम्पनसेट नहीं होगा। भाई सॉरी, एक सेकंड। तो 4 लाख कम है, कोई कीमत नहीं है, पर क्योंकि आपका सर्कुलर है और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का प्रावधान है, हम मांग करते हैं इंडिपेंडेंट कमीशन से सही फिगर हो, सही लोगों को तक ये पहुंचे, इसके लिए व्यवस्था हो। जो लिफाफोपी पास्ट में की है, नया वेरिएंट भी जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी ने कहा आ रहा है, तो आज से उसके लिए चिंता होनी चाहिए। वरना यही दिल्ली है। पंडित राजन साजन मिश्रा, बहुत बड़ा नाम, पद्म अवॉर्डी पंडित राजन मिश्रा जी को आईसीयू बेड नहीं मिली इस दिल्ली में। मुझे परिवार से मैसेज मिला, मैंने प्रधानमंत्री जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री को टैग करके ट्वीट किया कि पंडित राजन मिश्रा जी को आईसीयू बेड की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री के निवास स्थान पे मैसेज दिया, उनकी व्यवस्था नहीं हुई। और एक बहुत बड़े आर्टिस्ट, दुनिया में इस देश का नाम रोशन करने वाले पंडित राजन मिश्रा जी चल चुके इस दुनिया से, सरकार ने व्यवस्था नहीं दी और वो वाराणसी से आते थे। फिर उनके मरने के बाद, क्योंकि वाराणसी प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, 100 बेड की हॉस्पिटल कोरोना की पंडित राजन मिश्रा के नाम से खड़ी कर दी ताकि वोट बैंक पे असर ना हो। क्या ये काम है? एक आदमी को आप आईसीयू बेड
हमारी डिमांड थी, आपको पता था, ट्वीट भी किया था, आपने व्यवस्था नहीं की। और जब डर लगा कि वाराणसी में दिक्कत होगी तो 100 बेड की अस्पताल खोलते हो। सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स और दिखावा ना करें और सही काम इसमें करें, ये हमारी मांग है। आपके कोई सवाल होंगे तो उन सवालों का स्वागत रहेगा। मैं धन्यवाद करता हूं कि आपको शॉर्ट नोटिस में बुलाने के बावजूद आप यहाँ इस पीसी में पधारे। आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों का। और जो भी आपके इस विषय पे प्रश्न है, आमंत्रित हैं आप। मेरी गुजारिश रहेगी कि एक एक करके कृपया अपने अपने प्रश्न, लेकिन विषय पे रहे, क्योंकि आज बहुत गंभीर विषय उठाया है अध्यक्ष जी ने और माननीय शक्ति सिंह गोयल साहब ने, जो कोविड से संबंधित है। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना रहेगी कि किसी विषय पे जो भी आपके सवाल हैं वो आमंत्रित जी। सर, ये बहुत अच्छा पब्लिक इंटरेस्ट का सवाल है कि 4 लाख रुपए मिलना चाहिए। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कंट्रीब्यूशन 75% नहीं करती तो क्या अभी जो पार्लियामेंट विंटर सेशन है उसमें भी आप इस बात को पुख्ता रूप से उठाएंगे? पब्लिक इंटरेस्ट ज़रूर इस बात को हम आने वाले पार्लियामेंट सेशन में पूरी तरह से उठाएंगे और हमारी मांग रहेगी हाउस के अंदर भी और हाउस के बाहर भी कि ये होना चाहिए। यदि ये नहीं होता है तो? देखिए, जनता की अदालत है, आखिर में जनता के बीच जाएंगे, लोग हैं। मुझे ये भी खुशी है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, वहाँ पर भी मैटर चल रही है। तो हम तो एज ए जिम्मेवार पॉलिटिकल पार्टी के नाते लोगों की अदालत में इसको ज़रूर लेके जाएंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये साफ दिखाता है कि आम आदमी पार्टी अपने बलबूतों पे चुनाव जीत नहीं सकती है। ये साफ है कि उनका ये फ्रस्ट्रेशन है। अगर आप एक बार कांग्रेस से लोगों को कचरा कहते हो और आप अपने आप को मजबूत कहते हो, हालांकि मेरे संस्कार, मेरी पार्टी के संस्कार ऐसे नहीं हैं कि अभद्र भाषा का हम प्रयोग करें, पर ये इन्होंने प्रयोग किया है। तो ये क्यों कर रहे हो? ये साफ दिख रहा है कि वो जनता में अपना आधार गंवा चुके हैं। तो बैसाखियों पे, दूसरों के कंधों पे कुछ पॉलिटिकल अपना वजूद बनाने की एक कोशिश है। पर आखिर इतिहास ये रहा है कि इस तरह से जाने आने में ना उस नेता को फ़ायदा होता है, ना वो जिस दल में जाते हैं उनको फ़ायदा होता है। निजी तौर पे भी जिस पार्टी की विचारधारा से जुड़े हो, आपको बहुत कुछ मिला हो, सबको सब कुछ नहीं मिलता है, पर बहुत कुछ मिलने के बावजूद जब आप ये करते हो तो आप अपनी निगाहों में, अपने गिरबान में देखते हो, तब भी आपको दर्द होता है। और ले जाने वाले तो आपको ले जाके आपको ठगते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आज भी मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मेरी पार्टी से गए, फिर उनको लगा कि हमको ठगा गया है, वापिस आए और बिल्कुल फ्रंट फुट पे आके बैटिंग करके इनकी असलियत दिखा रहे हैं। तो आज जो जा रहे हैं वो भी पछताएंगे। मुकेश जी वापस आएंगे। आपसे मेरी फिर प्रार्थना है कि विषय पे, क्योंकि बहुत गंभीर विषय है, आपने सवाल दिया है और जवाब दिया है आदरणीय शक्ति गोयल। चलिए, मुख्यमंत्री दिल्ली को छोड़ के दूसरे राज्यों में प्रचार में लगे हुए हैं, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब आपकी पहली जिम्मेवारी है उसको ज़रूर आपको निर्वहन करना चाहिए। आप दूसरे राज्यों में जाते हो, आप दूसरे राज्यों में जाते हो और वहाँ कहते हो कि मेरी सरकार पंजाब में बन गई, या गोवा में जाते हो तो कुछ और कहते हो। मैं यहाँ के
पार्ट टाइम कर्मचारियों को परमानेंट कर दूंगा। पहले यहाँ तो करो भैया, जो दिल्ली में दुखी हैं लोग, तो अपनी पहली जिम्मेवारी जो है उसको पहले निभानी चाहिए। थैंक यू। दिल्ली का कोविड हॉस्पिटल जो बना हुआ है रामला मैदान में, सुनने में आ रहा है कि इसको 30 तारीख को खत्म तो बंद कर देंगे 30 तारीख को। क्या इसको आपकी क्या राय है? देखिए, अभी जो नया वेरिएंट आ रहा है तो उसकी तैयारी अभी से करनी चाहिए। कोई जल्दबाजी करके आज आप बंद कर दोगे और कल फिर खड़ा करना आपके लिए दिक्कत हो सकता है। एक्सपर्ट्स को साथ रखना चाहिए, ऑपोजिशन को भी मैं तो कहता हूँ साथ रखना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत एरोगेंस, दिल्ली के सुल्तान यहाँ बैठे वो भी और देश के सुल्तान बैठे हैं वो भी, दोनों सुल्तान किसी को भी साथ नहीं रख के मैं ही सब कुछ हूँ करके जो काम किया, उसकी वजह से देश और दिल्ली बर्बाद हुए। पार्लियामेंट की कमेटी ने बहुत सारे सुझाव दिए थे, अगर उसी कमेटी के सुझाव को भी मान लिया होता तो ना ऑक्सीजन की कमी होती, ना रेमडेसिवियर की कमी होती, ना आईसीयू बेड की कमी होती। आगे भी ये करना चाहिए। आपका मेरे दो सवाल हैं। पहला, आप लोगों की दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली है दिसंबर महीने में। दूसरा, दिल्ली की एक तरफ रैली है और आपके एक पूर्व विधायक आपसे पूछ रहे हैं। मारपीट का मामला सामने आया है निगम के कर्मचारियों के साथ, उनको जेल में भेज दिया गया है। उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कौन सा? देखिए, जो आपका दूसरा सवाल है उसको मैं पहले लेता हूँ। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका उपयोग पॉलिटिकल फायदे के लिए किया जा रहा है, वो गलत है। चाहे भाजपा की सरकार बैठी हो सेंट्रल में या आम आदमी पार्टी, आप अपने कर्मचारी को कहते हो कि किसी के घर के अंदर किसी कांग्रेस पार्टी का होर्डिंग लगा है, कानून कहता है कि मेरे घर की छत पे, मेरे घर की दीवार पे, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं मेरी पार्टी का पोस्टर, बैनर्स, होर्डिंग्स लगाऊं तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसको तोड़ा जाता है और सामने ही पब्लिक प्रॉपर्टी पे आम आदमी पार्टी या बीजेपी का होर्डिंग है तो उसे नहीं तोड़ा जाता है, वो गलत है। हाँ, कानून हाथ में लेने का मैं नहीं कहता हूँ कि हमें भी अधिकार है, पर कोई भी इंसान आपके घर में घर के कोई ऐसा काम करेगा तो आप भी एक बार अपना गुस्सा ज़रूर दिखाओगे। फिर भी अगर कुछ गलत हुआ है तो हो, पर पुलिस की जास्ती ना हो वन साइडेड। उन कर्मचारियों के ऊपर भी केस होना चाहिए कि किसी के घर पे लगा हुआ होर्डिंग क्यों तोड़ा जा रहा है। थैंक यू। इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। ये जो प्रकरण अभी आपने उठाया है, इससे बड़ा और उदाहरण क्या हो सकता है? यदि आप जामिया जाएं, अरविंद केजरीवाल ने इतना बड़ा इलीगल बोर्ड लगाया हुआ है, इलीगल बोर्ड है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मेट्रो स्टेशन के नीचे। तो ये जो दोहरा मापदंड है, सही बात है, जैसे आदरणीय शक्ति जी ने कहा, हम कानून का सम्मान करते, रिस्पेक्ट करते, लेकिन जिस तरह से तानाशाही रवैया अपना करके सरकारें दबाने की कोशिश की जाती, ये उदाहरण किसानों का भी एक हो सकता है। कानून की शक्ल तो दी, लेकिन अपनी बात करने के लिए किसान बैठे। वैसे कांग्रेस को भी लगातार जिस तरह से कार्यकर्ताओं को उनके घरों पे एफआईआर के माध्यम से, सरकारी तंत्र के माध्यम से, अरविंद या भाजपा शासित एमसीडी जिस तरह से करी, उसको भी हम सही नहीं ठहरा सकते। यदि हिम्मत है तो अरविंद केजरीवाल में उस बोर्ड को हटाए जो प्राइवेट बोर्ड लगा हुआ है, एफआईआर कराए उन पे। एफआईआर तो मुकदमे उन पे भी होने चाहिए जहां इनके बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग्स इन्होंने लगा रखे हैं इलीगल तरीके से, तो उसको भी हम सही नहीं ठहरा सकते हैं। और यदि रहा सवाल इस बात का कि भाई कानूनी कार्रवाई हुई, ये सही बात है, कानून का हम सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार के प्रशासन का प्रयोग करके इस तरह से कार्यकर्ताओं को डराना धमकाना, ये भी कहीं उचित नहीं कहा जा सकता। उन्होंने अपने घर की बाउंड्री पे यदि कोई बोर्ड लगाया था, जैसा उन्होंने कहा है कि उन्हें नहीं संज्ञान में कि सरकारी कर्मचारी है, पर भाजपा के गुंडे जिस तरह से खुलेआम प्रोग्रामों में पहुंच जाते हैं, लाठी डंडे लेकर के पूरे देश में देख रहे हैं, वैसे केजरीवाल के भी कार्यकर्ता आए दिन सड़कों पे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के पोस्टर, कोई कार्यक्रम होता है होर्डिंग उतरवा दिए जाते हैं, पोस्टर फड़वा दिए जाते हैं। ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? सबको हक है लोकतंत्र में अपनी बात कहने का, संदेश लेकर के बैठने का,
सो जो हुआ है वो गलत है, पर दोनों तरफ से गलत है, और ये मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। हो गया यार, अब से बात कर लेते हैं। थोड़ी व्यस्त है।